हेलो फ्रेंड्स, नॉलेज मंडली में आप सभी का स्वागत है। आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए जेम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज माँ केसर देवी सीरीज 8 आज हम करने वाले हैं। और ये सभी क्वेश्चंस है आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसी, डीसी, ओएस, एसओ, एएसओ इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। साथियों, नॉलेज मंडली ने आपके सिलेबस को चारों ओर से घेरने के लिए चक्रवाती प्लान बनाया हुआ है, जिसमें सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने चक्रवाती प्लान के वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। जेम यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस पर किस तरीके से खरीदारी की जाती है, उस पर आधारित क्वेश्चन सीरीज है माँ केसर देवी सीरीज। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं माँ केसर देवी सीरीज पार्ट 8 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 141, who has the right to disqualify sellers or service providers at the time of technical evaluation of bids? बोलियों के तकनीकी मूल्यांकन के समय विक्रेता और सेवा प्रदाताओं को अयोग्य घोषित करने का अधिकार किसे है? ऑप्शन देख लेते हैं। बायर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन, बी ऑप्शन हो जाएगा सेलर्स, सर्विस प्रोवाइडर्स, और सी ऑप्शन हो जाएगा जेम। डी में बताया गया डीजीएस एंड डी। तो वो कौन है जो तकनीकी मूल्यांकन के समय विक्रेता या सेवा प्रदाताओं को अयोग्य घोषित कर सकते हैं? इनमें से किसको अधिकार दिया गया है कि वो जब मूल्यांकन कर रहे हैं, टेक्निकल इवेल्युएशन कर रहे हैं बीड्स का, तो वहां पर विक्रेता या सर्विस प्रोवाइडर्स को अयोग्य घोषित कर सकते हैं? ये अधिकार किसको दिया गया है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा बायर्स दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। जिस डिपार्टमेंट ने बिड मांगे थे या जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसके खरीदार है, वो सेलर्स को या सर्विस प्रोवाइडर्स को अयोग्य घोषित कर सकते हैं। कब कर सकते हैं? टेक्निकल इवेल्युएशन के समय कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए, हो जाएगा बायर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन देख लेते हैं 142, व्हाट इज जेम? जेम क्या है? बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, परंतु इस तरीके के क्वेश्चन है वो भी पूछ लिए जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। एन ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट पोर्टल, ए टेंडर पब्लिशिंग पोर्टल, सी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी, और डी ऑप्शन हो जाएगा इट इज एन एंड टू एंड ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट पोर्टल एंड नॉट ए टेंडर पब्लिशिंग पोर्टल। तो जेम क्या है? जेम मतलब कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जो भी परचेजिंग होती है गवर्नमेंट के द्वारा या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के द्वारा, वो किसके द्वारा की जाएगी? जेम पोर्टल से की जाएगी। जेम क्या है उसके बारे में बताया गया है। बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, परंतु बच्चों क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। यहाँ पर सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा इट इज एन एंड टू एंड ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट पोर्टल एंड नॉट ए टेंडर पब्लिशिंग पोर्टल। यहाँ पर एंड टू एंड ऑनलाइन पोर्टल है, मतलब कि आप क्या है कि खरीदार है और सामने वाला सेलर है, उनके बीच में जो डीलिंग होती है, टेंडर होता है, प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है, उसको आप क्या बोल रहे हैं? एंड टू एंड प्रोक्योरमेंट ऑनलाइन पोर्टल बोल रहे हैं। ये सिर्फ टेंडर पब्लिशिंग पोर्टल नहीं है, वहां आप टेंडर दे करके और खरीद प्रोसेस कर रहे हैं, इसके लिए जेम नहीं बना है। ये एंड टू एंड प्रोक्योरमेंट पोर्टल बनाया गया है, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट पोर्टल बनाया गया है, जिसे आप सेलर से डायरेक्ट कांटेक्ट करके, डायरेक्ट परचेजिंग करके, या सेलर को आप छांट सकते हैं, या उस प्रकार के ऑनलाइन पोर्टल से आप जो सूटेबल है, जो स्पेसिफिकेशन में फिट बैठता है, वो आइटम आप खरीद सकते हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी, हो जाएगा इट इज एन एंड टू एंड ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट पोर्टल एंड नॉट ए टेंडर पब्लिशिंग पोर्टल। मूव टू क्वेश्चन नंबर 143, what is already available with gem on the portal which it can use to prepare the comprehensive bidding document? पोर्टल पर जेम के पास पहले से क्या उपलब्ध है जिसका उपयोग वह व्यापक बोली दस्तावेज तैयार करने के लिए कर सकता है? डिटेल्ड जीटीसी, प्रोडक्ट सर्विस स्पेसिफिक एसटीसी, ए रिच एटीसी लाइब्रेरी इन बिल्ट इन द पोर्टल, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। तो पोर्टल पर जेम के पास पहले से क्या उपलब्ध है जिसके आधार पर व्यापक बोली दस्तावेज तैयार किए जा सकते हैं?
सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल दी अबव। ये सभी है डिटेल्ड जीटीसी उसके पास में पोर्टल पर है। प्रोडक्ट सर्विस स्पेसिफिक एसटीसी उसने बनाई हुई है। ए रिच एटीसी लाइब्रेरी इनबिल्ट है पोर्टल पर। तो जीटीसी, एसटीसी और एटीसी सभी चीजें पोर्टल पर अवेलेबल हैं जेम पर, जो यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव बिलिंग डॉक्यूमेंट है वो तैयार करने के लिए काम लिए जा सकते हैं। साथियों वीडियो को देखते रहिए। जीटीसी और एसटीसी, एटीसी इनके फुल फॉर्म भी मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा ऑल दी अबव। क्वेश्चन देख लेते हैं 144। The complete terms and conditions for preparation of the comprehensive bid document are available on the GEM portal. If absolutely necessary, how can the inclusion of additional conditions be done through corrigendum? व्यापक बोली दस्तावेज तैयार करने के लिए संपूर्ण नियम और शर्तें जेम पोर्टल पर उपलब्ध हैं। यदि अति आवश्यक हो तो शुद्धि पत्र के माध्यम से अतिरिक्त शर्तों का समावेश कैसे किया जा सकता है? क्वेश्चन में बताया गया है व्यापक बोली दस्तावेज तैयार करने के लिए संपूर्ण नियम और शर्तें जेम पोर्टल पर अवेलेबल है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने देखा जीटीसी, एटीसी, एसटीसी सभी चीजें हैं पोर्टल पर अवेलेबल है, जो क्या काम आती हैं, व्यापक बोली दस्तावेज तैयार करने में काम आती हैं। यदि अति आवश्यक हो तो शुद्धि पत्र के माध्यम से अतिरिक्त शर्तों का समावेश कैसे किया जा सकता है? मतलब कि सभी शर्तें हैं वो अवेलेबल हैं। जब जरूरी हो जाता है, अत्यावश्यक हो जाता है तो शुद्धि पत्र के माध्यम से यानी कि कोरिजेंडम के माध्यम से अतिरिक्त शर्तों का समावेश कैसे कर सकते हैं? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस, परचेज मैनेजमेंट सिस्टम। तो कैसे अतिरिक्त शर्तों को शुद्धि पत्र के माध्यम से कोरिजेंडम के माध्यम से जोड़ सकते हैं? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम होगा। रिक्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम का मतलब है कि आरएमएस होगा। आरएमएस के माध्यम से आप अति आवश्यक हो तो शुद्धि पत्र के माध्यम से नई शर्तों का समावेश कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा रिक्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। मूव टू क्वेश्चन नंबर 145। Compliance of government orders for public procurement is not restrictive and is not against the basic principles of transparency, fairness and efficiency. How to request for corrigendum on GEM? सार्वजनिक खरीद के लिए सरकारी आदेशों का अनुपालन प्रतिबंधात्मक नहीं है। बहुत क्लियर बताया गया है कि कोई यहाँ पर रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं लगाए जा रहे और पारदर्शिता, निष्पक्षता और दक्षता के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ भी नहीं है। ये जो नियम है, ऑर्डर हैं, वो पारदर्शिता, निष्पक्षता और दक्षता के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ नहीं है। और जेम पर शुद्धि पत्र के लिए अनुरोध कैसे कर सकते हैं? मतलब कि ये सब चीजें हैं, नियम है, कानून है, वो कोई रेस्ट्रिक्शन आपके खिलाफ नहीं लगाते हैं और बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस, एफिशिएंसी के अगेंस्ट में ये नहीं है। परंतु आप किस माध्यम से, कैसे कोरिजेंडम के माध्यम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं कोई चेंज करने के लिए, बदलाव के लिए? हमारे ऑप्शन हो जाएंगे थ्रू आरएमएस एज ईटीसी रिक्वेस्ट, थ्रू स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस, थ्रू परचेज मैनेजमेंट सिस्टम और डी ऑप्शन हो जाएगा थ्रू जेम जीटीसी। सही उत्तर हमारा होगा ए, थ्रू आरएमएस एज ईटीसी रिक्वेस्ट। तो आरएमएस का फुल फॉर्म हम देख चुके थे, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है। रिक्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम है, इसको आप क्या बोल रहे हैं? आरएमएस बोल रहे हैं। और यहाँ पर आरएमएस है वो किसके लिए किया जा रहा है? एटीसी के लिए किया जा रहा है। वीडियो को आगे देखिए, मैं एटीसी का फुल फॉर्म भी बताऊंगा। रिक्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से आप जेम पर शुद्धि पत्र के लिए अनुरोध कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा थ्रू आरएमएस एज एटीसी रिक्वेस्ट। क्वेश्चन देख लेते हैं 146। For any corrigendum in the bidding process, the procuring organization shall be solely responsible for its effect and consequences. The standards available on the GEM portal are included in the ATC library. They will not be allowed to be modified through. बोली प्रक्रिया में किसी भी शुद्धि पत्र के लिए खरीद करने वाला संगठन इसके प्रभाव और परिणामों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा। जेम पोर्टल पर उपलब्ध मानक एटीसी लाइब्रेरी में शामिल हैं। इन्हें किसके माध्यम से संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी? बताया गया है कि बोली प्रक्रिया में आप शुद्धि पत्र चाहते हैं, खरीद करने वाला संगठन है वो जिम्मेदार होगा इसके लिए।
आप अगर कोई शुद्धि पत्र के माध्यम से कोई अतिरिक्त शर्तें जोड़ना चाहते हैं, कोई बदलाव करना चाहते हैं, तो इसके लिए खरीद करने वाला संगठन है वो इसके प्रभाव और परिणामों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होगा, क्योंकि जेम ने तो कॉमन रूल रेगुलेशन बनाए हुए हैं और आप उसमें चेंज करना चाह रहे हैं, आरएमएस के माध्यम से चेंज करना चाहते हैं, तो आप ही जिम्मेदार होंगे। जेम पोर्टल पर उपलब्ध मानक एटीसी लाइब्रेरी में शामिल सारी चीजें हैं, इन्हें किसके माध्यम से संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी, उनको आप कैसे नहीं बदल सकते, आपको संशोधित करने की अनुमति नहीं होगी। इनमें से कौन सी चीजों के माध्यम से एटीसी में बदलाव नहीं किए जा सकते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस, और डी ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दी अबव। सही उत्तर हमारा होगा डी, नन ऑफ दी अबव। आप मानक एटीसी लाइब्रेरी में उपलब्ध जो भी शर्तें हैं उनको कोई तरीके से नहीं बदल सकते। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि फुल फॉर्म आ गए। जीटीसी का मतलब क्या हो रहा है, यहाँ जीटीसी दिया हुआ है, जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस है। साथ में ही आरएमएस का फुल फॉर्म आपको पता लग गया, आरएमएस का फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाता है, रिक्वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम। स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस तो एसटीसी भी बता दिया गया है। एसटीसी क्या है? जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस को आप नहीं बदल सकते हैं। रिक्वेस्ट मैनेजमेंट यहाँ पर आ गया है, स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस है, एसटीसी है, उनमें उनके माध्यम से भी नहीं बदल सकते। तो कोई भी तरीके से इन सभी के माध्यम से आप जो उपलब्ध मानक एटीसी लाइब्रेरी में शर्तें हैं उनको आप संशोधित नहीं कर सकते। सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, नन ऑफ दी अबव। नया सवाल देख लेते हैं 147। व्हाट शुड ए बिडर डू इफ द बिड रिक्वायर्स ए बीआईएस लाइसेंस इन केस ऑफ एलिजिबिलिटी डिटर्मिनेशन? यदि पात्रता निर्धारण के मामले में बोली के लिए बीआईएस लाइसेंस की आवश्यकता होती है तो बोली लगाने वाले को क्या करना चाहिए? वैलिड रजिस्ट्रेशन ऑन सीपीपीपी पोर्टल, वैलिड रजिस्ट्रेशन ऑन जेम पोर्टल, अपलोड वैलिड एंड एक्टिव बीआईएस लाइसेंस, और डी ऑप्शन हो जाएगा सबमिट बीआईएस लाइसेंस। तो क्या करना होगा? अगर एलिजिबिलिटी निर्धारित करने के लिए बीआईएस लाइसेंस की जरूरत है तो आपको क्या करना होगा? सही उत्तर हो जाएगा, सी हो जाएगा, अपलोड वैलिड एंड एक्टिव बीआईएस लाइसेंस। आपकी एलिजिबिलिटी है वो बीआईएस के आधार पर निर्धारित की जाएगी, तो आपको वैलिड और एक्टिव बीआईएस लाइसेंस है वो पोर्टल पर अपलोड करना होगा। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, सी हो जाएगा, वैलिड, अपलोड वैलिड एंड एक्टिव बीआईएस लाइसेंस। क्वेश्चन देख लेते हैं 148। The BIS license submitted should bear the name of the bidder oblique OEM or the name of the manufacturer who has been outsourced to manufacture the product. What is required in BIS license? जमा किए गए बीआईएस लाइसेंस पर बोली लगाने वाले या ओईएम का नाम या उस निर्माता का नाम होना चाहिए जिसे उत्पाद के निर्माण के लिए आउटसोर्स किया गया है। बीआईएस लाइसेंस में क्या आवश्यक है? क्वेश्चन में बताया गया है कि बीआईएस लाइसेंस की जरूरत होगी तो आपको वैलिड और एक्टिव बीआईएस लाइसेंस है वो अपलोड करना होगा, और जमा किए गए बीआईएस लाइसेंस पर बोली लगाने वाले का नाम होना चाहिए। किसका नाम होना चाहिए? बिडर का होना चाहिए, या ओईएम का, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का नाम होना चाहिए, या किसका नाम होना चाहिए? जो मैन्युफैक्चरर है जिसको आउटसोर्स करके लिया गया है तो मैन्युफैक्चरर का नाम बीआईएस पर होना चाहिए। इन सभी का नाम होना चाहिए। देन व्हाट इज रिक्वायर्ड इन बीआईएस लाइसेंस? बीआईएस में क्या आवश्यक होना चाहिए? कौन सी चीज है वो बीआईएस में होनी चाहिए? ऑप्शन देख लेते हैं। नेम ऑफ द ब्रांड, रजिस्ट्रेशन ऑन जेम, बीआईएस लाइसेंस, जीटीसी एंड एसटीसी। क्या होना चाहिए? ये सभी के नाम होने चाहिए। बिडर का है या ओईएम का है या मैन्युफैक्चरर का है, नाम होने चाहिए। आपने अगर अपलोड किया है एक्टिव और वैलिड बीआईएस लाइसेंस तो इनके नाम होने चाहिए। इसके साथ में बीआईएस लाइसेंस पर क्या चीज होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीआईएस पर और इनमें से क्या लिखा होना चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा, नेम ऑफ द ब्रांड। बीआईएस में ब्रांड नेम है वो होना चाहिए, क्योंकि आप जिस ब्रांड के लिए टेंडर भर रहे हैं तो वहां पर बिडर दे रहा है उसके ब्रांड का नाम बीआईएस पर होना चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ए हो जाएगा, नेम ऑफ द ब्रांड। क्वेश्चन देख लेते हैं 149।
Under what circumstances can the buyer decide to purchase from more than one source of supply? Bid splitting. किन परिस्थितियों में खरीदार आपूर्ति के एक से अधिक स्रोतों बोली विभाजन से खरीदारी करने का निर्णय ले सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट बताया गया है साथियों। सीरीज के शुरुआती वीडियोज में हमने बताया कि बिड है उसको स्प्लिट नहीं करना है, छोटे छोटे पार्ट में खरीदारी आपको नहीं करनी है, ये रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है जैम पर। परंतु किन परिस्थितियों में आप बिड स्प्लिट कर सकते हैं, बिड को बांट सकते हैं, खरीदारों को बंटवारा करके और बिड दे सकते हैं। तो ये किन परिस्थितियों में बोली विभाजन किया जा सकता है, आपको ये बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। इन केस ऑफ क्रिटिकल वाइटल सेफ्टी सिक्योरिटी नेचर ऑफ द आइटम, लार्ज क्वांटिटी अंडर प्रोक्योरमेंट और इनएडिक्वेट वेंडर कैपेसिटी, अर्जेंट डिलीवरी रिक्वायरमेंट, और डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी। सही उत्तर हमारा होगा डी, ऑल दी अबो। किन परिस्थितियों में खरीदार आपूर्ति के एक से अधिक स्रोतों यानी कि बोली विभाजन, इसको आप क्या बोल रहे हैं, बिड स्प्लिटिंग रेस्ट्रिक्शन किया गया है, परंतु फिर भी इसको क्या बोला है, आप बिड स्प्लिट कर सकते हैं। इन सब परिस्थितियों में कर सकते हैं। इन केस ऑफ क्रिटिकल वाइटल सेफ्टी सिक्योरिटी नेचर ऑफ द आइटम, मतलब कि क्रिटिकल है, वाइटल है, सेफ्टी सिक्योरिटी जो आइटम खरीदे जा रहे हैं उनके आधार पर क्या कर सकते हैं, बिड स्प्लिटिंग कर सकते हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, लार्ज क्वांटिटी अंडर प्रोक्योरमेंट और इनएडिक्वेट वेंडर कैपेसिटी, मतलब कि आप इतनी बड़ी मात्रा में आइटम खरीद रहे हैं कि एक सप्लायर उसको नहीं दे सकते, तो आपको क्या करना होगा, बिड स्प्लिट करना होगा। या जिससे आपने टेंडर फाइनल किया है वो इनएडिक्वेट वेंडर कैपेसिटी है, वो सक्षम नहीं है, आपकी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकता, तो आपको क्या करना होगा, वहां पर आपको बिड स्प्लिटिंग करनी होगी। और तीसरी कंडीशन में अर्जेंट डिलीवरी रिक्वायरमेंट, मान लीजिए एक सप्लायर है, सारे आइटम या जो रिक्वायरमेंट आपको है नहीं दे सकते, तो क्या करना होगा, कई सारे सप्लायर को आप बिड स्प्लिट करके और माल खरीद सकते हैं। तो इन सभी कंडीशंस में आप बिड स्प्लिटिंग कर सकते हैं। बाकी ये कंडीशंस में टर्म्स में दिया गया है कि आप टेंडर को छोटे छोटे पार्ट में स्प्लिट नहीं कर सकते, परंतु इन सभी परिस्थितियों में कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, हो जाएगा ऑल दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 150। In cases where the buyer opts for bid splitting, what needs to be done while creating the bid on GEM? ऐसे मामलों में जहां खरीदार बोली विभाजन का विकल्प चुनता है, जेम पर बोली बनाते समय क्या करने की आवश्यकता है। आपको पता है कि बिड स्प्लिटिंग कौन कौन सी कंडीशन में कर सकते हैं, इससे पहले वाले क्वेश्चन में देख चुके हैं। अगर आपने बिड स्प्लिटिंग का विकल्प, बोली विभाजन का विकल्प चुन लिया, एक से ज्यादा सप्लायर से आप खरीदारी कर रहे हैं, तो आपको जेम पर क्या करना होगा, बिड तैयार करते समय क्या करना होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। क्लियरली इंडिकेटिंग द बिड स्प्लिटिंग रेशो इन विच ऑर्डर विल बी स्प्लिट अमोंग L1, L2, L3 एक्सेट्रा। बी ऑप्शन हो जाएगा द रेशो ऑफ बिड स्प्लिटिंग विल बी प्री डिस्क्लोज्ड इन द बिड। और सी है आफ्टर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल इवेल्युएशन द बायर शुड एंश्योर दैट द प्राइस ऑफ L1 इज रीजनेबल बिफोर स्प्लिटिंग द क्वांटिटी। डी ऑप्शन हो जाएगा ऑल दी अबव। ऐसे मामलों में जहां खरीदार बोली विभाजन का विकल्प चुनता है, तो क्या इनमें से सही हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो रहा है डी, हो रहा है ऑल दी अबव। क्लियरली इंडिकेटिंग द बिड स्प्लिटिंग रेशो, आपको बताना होगा कि एक से अधिक सप्लायर को आप बिड स्प्लिट करके और टेंडर दे रहे हैं, टेंडर अलॉट कर रहे हैं, तो बताना होगा, रेशो बताना होगा कि किससे कितनी मात्रा आपको खरीदनी है, रेशो बताना होगा, L1 से कितनी लेनी है, L2 से कितनी लेनी है, L3 से कितनी लेनी है, या उससे आगे भी अगर आपको स्प्लिट करना है तो रेशो आपको बताना होगा, पहले से ही रेशो निर्धारित करना होगा। और बी में बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है, द रेशो ऑफ बिड स्प्लिटिंग विल बी प्री डिस्क्लोज्ड इन द बिड। पहले से ही बता देना होगा, आपको सूचित कर देना होगा कि बात आपको डिस्क्लोज करनी होगी बिड स्प्लिटिंग की। और सी में बताया गया है आफ्टर टेक्निकल एंड फाइनेंशियल इवेल्युएशन the buyer should ensure that the price of L1 is reasonable before splitting the quantity। ये बात का ख्याल भी रखना होगा कि L1 के आधार पर आप इनको देंगे, L1 फाइनल टेंडरर होगा, रेट पर इन सभी से आपको माल खरीदना है। L1 की रेट पर अगर ये राजी हो जाते हैं तो इनसे आइटम को स्प्लिट करके खरीद कर सकते हैं।
तो पहले देखना है कि आपको L1 की रेट है वो रीजनेबल है कि नहीं है। टेक्निकल और फाइनेंशियल इवेल्युएशन करने के बाद में L1 की रेट को रीजनेबलनेस देखना होगा। इसके बाद में L1 की रेट पर ये सप्लायर अगर आइटम देने को राजी हो जाते हैं तो क्या करना होगा, स्प्लिट कर सकते हैं। तो इन सभी बातों का आपको ख्याल रखना होगा अगर आप टेंडर को स्प्लिट कर रहे हैं, बिड को स्प्लिट कर रहे हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल दी अबव। साथियों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं 151। To whom the contract will be awarded for at least the first highest percentage indicated in the bid splitting ratio। बोली विभाजन अनुपात में दर्शाए गए कम से कम पहले और उच्चतम प्रतिशत के लिए अनुबंध किसे प्रदान किया जाएगा, मतलब कि सबसे पहले आप किसको देंगे, उसके बाद में उच्चतम प्रतिशत किसको दिया गया है, उसको स्प्लिट किया गया था, बिड स्प्लिटिंग में स्प्लिट किया गया था रेशो। तो सबसे पहले अनुबंध आप किसको देंगे, ऑप्शन देख लेते हैं। बल्क सप्लायर, हु डिलीवर्स गुड्स ऑन टाइम। सी ऑप्शन हो जाएगा L1 सप्लायर, डी ऑप्शन हो जाएगा L2 सप्लायर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी, L1 सप्लायर। सबसे पहले और कम से कम किसको आप ऑर्डर देंगे, सबसे पहले ऑर्डर किसको देना चाहिए, L1 को देना चाहिए, क्योंकि L1 ने लोवेस्ट प्राइस दी थी। L1 किसको बोल रहे हैं, लोवेस्ट प्राइस देने वाले को बोल रहे हैं। तो सबसे पहले और उच्चतम क्वांटिटी है मंगाने के लिए किसको ऑर्डर दिया जाएगा, L1 को दिया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा L1 सप्लायर। क्वेश्चन देख लेते हैं 152। For the remaining bid quantity after placing the supply order to L1, to which bidders the L1 rates lowest accepted rates will be offered for price matching। L1 को आपूर्ति आदेश देने के बाद में शेष बोली मात्रा के लिए मूल्य मिलान के लिए किन बोलीदाताओं को L1 दरें या न्यूनतम स्वीकृत दरें पेश की जाएंगी। मतलब कि आपने L1 को ऑर्डर दे दिया क्योंकि उसकी लोवेस्ट रेट आई थी, और लोवेस्ट रेट को आगे आपको क्या करना होगा, किसे बताना होगा कि L1 की ये दरें आई हैं, क्या आप इन L1 दरों पर माल देने के लिए तैयार हैं। तो ये स्वीकृति है या L1 न्यूनतम स्वीकृत दरों को किसे पेश किया जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा रेपुटेड सप्लायर, हु डिलीवर्स गुड्स ऑन टाइम, L1 सप्लायर, टू द नेक्स्ट हायर कोटिंग बिडर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, टू द नेक्स्ट कोटिंग हायर बिडर्स है, टू द नेक्स्ट हायर कोटिंग बिडर्स। मतलब कि L1 को तो आपने ऑर्डर दे दिया, L1 से चीजें मंगा ली हैं, सबसे पहले ऑर्डर किसे देना होगा, L1 को देना होगा। उसके बाद में L1 की दरों को पेश किया जाएगा, L2 को किया जाएगा, L3 को किया जाएगा, L4 को किया जाएगा कि ये दरों पर L1 है वो अपने आइटम दे रहा है, क्या आप इन दरों पर आइटम देने को तैयार है। तो ये पेशकश की जाएगी। जो L1 से हायर बिडर हैं, मतलब कि L1 से ज्यादा मूल्य देने वाले हैं, तो L2 को, L3 को, L4 को ये आप दरें पेश करेंगे। और इनमें से कोई तैयार हो जाता है तो उसके बाद में आपको क्या करना होगा, बिड स्प्लिटिंग का रेशो जो डिस्क्लोज किया गया था ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, टू द नेक्स्ट हायर कोटिंग बिडर्स। क्वेश्चन देख लेते हैं 153। इन केस ऑफ नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ द काउंटर ऑफर बाय द नेक्स्ट हायर कोटिंग बिडर्स L2, वेयर विल बी सिमिलर ऑफर बी मेड। अगले उच्च कोटेशन वाले बोलीदाताओं, जिसमें L2 अगले उच्च बोलीदाता निश्चित रूप से होगा, L1 पहला है तो अगला कौन हो जाएगा, L2 होगा, द्वारा काउंटर ऑफर को स्वीकार न करने की स्थिति में, तो ने इसके लिए मना कर दिया कि मैं नहीं दे सकता, तो आप क्या करेंगे, समान ऑफर है आप किसको देंगे, L2 सप्लायर को, L3 सप्लायर को, L1 सप्लायर को, रिलायबल सप्लायर को। क्या करेंगे आप, समान ऑफर कहां दिया जाएगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, L3 को देंगे। L2 ने मना कर दिया है तो क्या करना होगा, L3 को देंगे। अगर L3 ने भी मना कर दिया है L1 रेट पर आइटम देने को, तो आप कहां जाएंगे, L4 में जाएंगे। और इसके बाद में आगे ये क्रम है वो बढ़ते जाएगा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। साथियों पसंद आ रहा है तो अपने मित्रों को भी बताइए। सही उत्तर यहाँ पर हो रहा है L3 सप्लायर। नया सवाल देख लेते हैं 154। If the counter offered rates are not accepted by any supplier as per the bid splitting ratio, the remaining quantity will be divided among the bidders who have accepted the rates, but what should be done before that? यदि बोली विभाजन अनुपात के अनुसार किसी भी आपूर्तिकर्ता द्वारा काउंटर दरों को स्वीकार नहीं किया जाता है, तो शेष मात्रा उन बोलीदाताओं के बीच विभाजित की जाएगी
जिन्होंने दरों को स्वीकार कर लिया है। लेकिन उससे पहले क्या किया जाना चाहिए, आप क्या करेंगे यहाँ पर? इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम चर्चा कर चुके हैं कि L1 को, L2 को, L3 को क्या करना है, आपको रेशो बांट देना है कि किससे कितने कितने आइटम है वो लिए जाएंगे, कितनी मात्रा में लिए जाएंगे। ये आप बिड स्प्लिट कर सकते हैं। उसके बाद में L1 को ऑर्डर सबसे पहले देंगे और टू L3 है, L4 है, इस तरीके से L1 के ऑफर प्राइस को आप पेशकश करेंगे। अगर इनमें से जो बोली देने को तैयार हो जाते हैं उनसे क्या करना है, कुछ है इनमें से क्या कर गए, मना कर गए, L1 की दरों पर आइटम देने के लिए राजी हो गए, तो आपको क्या करना होगा, उनसे दरें, तो उनसे आइटम मंगा लेंगे उनके रेशो के अनुसार। परंतु इससे पहले क्या करना होगा आपको, ऑप्शन देख लेते। कंफर्मेशन फ्रॉम सप्लायर आफ्टर गेटिंग म्यूचुअल कंसेंट फॉर डिलीवरी ऑफ एडिशनल क्वांटिटी, रेपुटेशन एंड फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ द सप्लायर, और डी ऑप्शन हो जाएगा ए एंड बी ओनली। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी, ए एंड बी ओनली। ए और बी ऑप्शन है वो ठीक हो जाएंगे, कंफर्मेशन फ्रॉम सप्लायर, और बी ऑप्शन है आफ्टर गेटिंग म्यूचुअल कंसेंट फॉर डिलीवरी ऑफ एडिशनल क्वांटिटी। मैं आपको ये बात का मीनिंग समझाता हूँ। सबसे पहले L1 है, उसके बाद में L2 है, और तीसरा L3 है। सबसे पहले L1 को आपने 40% रेशो दिया है, फिर है 20% रेशो दिया है, फिर यहाँ पर आपने 40% रेशो दिया है। तो L2 है वो मना कर गया। L2 ने क्या बोला कि मुझे सप्लाई नहीं देनी, इस रेट पे सप्लाई नहीं देनी है। तो 40% ये L1 दे रहा है, 40% L3 दे रहा है, तो बाकी आइटम आप कैसे प्राप्त करेंगे, 20% कहां से लाएंगे? इसको स्प्लिट किया जाएगा, इसको स्प्लिट करके और बांट दिया जाएगा। 10% इसको दे देंगे, 10% इसको दे देंगे, तो ये जो मना किया था ये खत्म हो जाएगा। और जो रिमेनिंग आइटम है 20%, 10% बांट दिया। ये आप कर सकते हैं, परंतु इससे पहले आपको क्या करना होगा, सबसे पहले आप क्या करेंगे, कंफर्मेशन फ्रॉम सप्लायर। L1 को बोलेंगे कि 40% तो आप निर्धारित है वो दीजिए, इसके अलावा 10% भी सप्लाई करिए। L3 को भी यही बोलेंगे कि 40% आपका रेशो है, 10% और दीजिए, ये कंफर्मेशन लेंगे। और साथ में आफ्टर गेटिंग म्यूचुअल कंसेंट फॉर डिलीवरी ऑफ एडिशनल क्वांटिटी, जो एडिशनल क्वांटिटी आप 10% ले रहे हैं, तो इसके लिए म्यूचुअल कंसेंट आपको लेना होगा। ये आपको पहले करना होगा, तब जाकर के आइटम आप उनको एक्स्ट्रा मंगा सकते हैं। सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा डी हो जाएगा, ए एंड बी ओनली। नया सवाल देख लेते हैं 155। विच डॉक्यूमेंट्स विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट प्रिपेयर्ड थ्रू जेम? तो यहाँ पर कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, कुछ कंडीशंस हैं, टर्म्स है। जेम पर कॉन्ट्रैक्ट देते समय कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं वो मांगे जाते हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए तैयार करने होंगे, मांगने होंगे। सबसे पहला है स्कोप ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग प्राइस एज इनुमरेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट। सेकंड, जनरल टर्म्स एंड कंडीशन जीटीसी। थर्ड पर जाएगा प्रोडक्ट सर्विस स्पेसिफिक स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस एसटीसी। फोर्थ कंडीशन है प्रोडक्ट ट्रैक डोमेन स्पेसिफिक एसटीसी ऑफ पर्टिकुलर सर्विस इंक्लूडिंग इट्स एसेट सर्विस लेवल एग्रीमेंट। और फिफ्थ है बिड आर ए स्पेसिफिक एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशन एटीसी। किन दस्तावेजों को जेम के माध्यम से तैयार किए गए अनुबंध का हिस्सा माना जाएगा, इनमें से कौन कौन से हो सकते हैं? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फिफ्थ ओनली, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली, फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली, और डी ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ओनली। सही उत्तर क्या होगा, डी हो जाएगा। सभी डॉक्यूमेंट्स हैं वो बिड प्रिपेयर करते समय आपको चाहिए होंगे। सबसे पहला क्या है, स्कोप ऑफ सप्लाई इंक्लूडिंग प्राइस एज इनुमरेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट्स, ये होना चाहिए। साथ में सेकंड है जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस है, ये डॉक्यूमेंट में होने चाहिए। जनरल टर्म्स और कंडीशन है जीटीसी होनी चाहिए। प्रोडक्ट सर्विस स्पेसिफिक स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस एसटीसी है वो होनी चाहिए। और फोर्थ पॉइंट में बताया गया प्रोडक्ट ऑब्लिक ट्रैक ऑब्लिक डोमेन स्पेसिफिक एसटीसी ऑफ पर्टिकुलर सर्विस इंक्लूडिंग इट्स एसएलए सर्विस लेवल एग्रीमेंट। और फिफ्थ है बिड आर ए स्पेसिफिक एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस है, एटीसी भी होना चाहिए। तो जीटीसी, एटीसी, एसएलए और साथ में कॉन्ट्रैक्ट डॉक्यूमेंट है, स्कोप ऑफ सप्लाई है। ये सारे डॉक्यूमेंट्स अगर आप जेम के माध्यम से बिड तैयार कर रहे हैं तो आपको चाहिए होंगे।
सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा ऑल दी अबव। साथियों, जेम पर आधारित क्वेश्चन हैं, पुरानी परीक्षाओं में भर भर के पूछे गए थे और आगामी परीक्षाओं में भी पूछे जाएंगे, जैसे कि डीसीएसी प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, एसओ, एएसओ, ओएस, यूडीसी, पीजीटी इन ईएमआरएस, एनवीएस, केवीएस, एसएससी, यूपीएससी एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस। और नॉलेज मंडली आपको लेकर के आ रहा है सारे कंटेंट, सर्विस रूल्स है, एकेडमिक पार्ट और पेपर का जनरल पार्ट भी करवाया जा रहा है। अगर आपने ये सभी नहीं देखे तो जरूर देखिए और अपनी सफलता को एक नई दिशा दीजिए। क्वेश्चन देख लेते हैं 156। इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्टिंग प्रोविजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन जेम, the terms and conditions laid down in ATC will prevail in GTC and STC. What terms and conditions will be replaced by the terms and conditions stipulated in the STC and SLA? जेम पर अनुबंध के किसी भी विरोधाभासी प्रावधान के मामले में एटीसी में निर्धारित नियम और शर्तें जीटीसी और एसटीसी में लागू होंगी। एसटीसी और एसएलए में निर्धारित नियमों और शर्तों को किन नियमों और शर्तों से प्रतिस्थापित किया जाएगा? ऑप्शन हमारे हो जाएंगे स्पेशल टर्म्स एंड कंडीशंस एसटीसी, एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस एटीसी, सर्विस लेवल एग्रीमेंट एसएलए, और डी ऑप्शन हो जाएगा जनरल टर्म्स एंड कंडीशंस जीटीसी। सही उत्तर हमारा होगा बी एटीसी। जेम पर अनुबंध के किसी भी विरोधाभासी प्रावधान के मामले में एटीसी में निर्धारित नियम और शर्तें जीटीसी और एसटीसी में लागू होंगी। जो एटीसी में बताया गया है वही शर्तें जीटीसी में और एसटीसी में भी लागू होंगी। और एसटीसी और एसएलए में निर्धारित शर्तों और नियमों को किन नियमों और शर्तों से प्रतिस्थापित किया जा सकता है, यानी कि एसटीसी और एसएलए है उसको आप कैसे बदल सकते हैं, कौन सी चीजें उनका स्थान ले लेंगी, तो एटीसी उनका स्थान ले लेंगी। अगर एसटीसी और एसएलए में जो नियम शर्तें हैं तो एटीसी बना करके एडिशनल टर्म्स और कंडीशंस बना करके उनको ऐड किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा एडिशनल टर्म्स एंड कंडीशंस। क्वेश्चन देख लेते 157। ऑन व्हाट बेसिस कैन द सेलर चूज द प्राइस फॉर ऑफरिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑन एन ऑल इंडिया बेसिस और एट स्पेसिफाइड लोकेशंस? अखिल भारतीय आधार पर या निर्दिष्ट स्थानों पर वस्तुओं या सेवाओं की डिलीवरी की पेशकश के लिए विक्रेता किस आधार पर कीमत चुन सकता है? यहाँ पर बताया गया है कि आपको डिलीवरी अखिल भारतीय आधार पर या कोई स्पेसिफाइड स्थान पर डिलीवरी देनी है, सर्विस देनी है, तो कीमत किस आधार पर आप चुन सकते हैं? यूनिफॉर्म ऑल इंक्लूसिव यूनिट प्राइस एज पर द प्लेस ऑफ डिलीवरी, एज पर सेलर्स प्रॉफिट, और डी ऑप्शन हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डिमांड ऑफ गुड्स। तो अखिल भारतीय आधार पर या निर्दिष्ट स्थानों पर वस्तुओं या सेवाओं की डिलीवरी की पेशकश के लिए विक्रेता किस आधार पर कीमत चुन सकता है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा यूनिफॉर्म ऑल इंक्लूसिव यूनिट प्राइस। मतलब यूनिफॉर्म चुन सकता है, ये यूनिफॉर्म रेट है वो दे सकता है। इंक्लूसिव यूनिट प्राइस को इंक्लूसिव करके यूनिफॉर्म रेट वो दे सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 158। What shall not be paid to the seller for the contract of supply of goods? माल की आपूर्ति के अनुबंध के लिए विक्रेता को क्या भुगतान नहीं किया जाएगा? नो एडिशनल चार्जेस सच एज लोकल लेवीज, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग चार्जेस एटसेट्रा shall be payable over and above the contract price. बी ऑप्शन हो जाएगा यूनिट प्राइस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी विद डिलीवरी चार्जेज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग एंड लोकल लेवीज पेबल एक्स्ट्रा, और सी ऑप्शन होगा ए ओनली, डी ऑप्शन हो जाएगा बोथ ए एंड बी। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी ए ओनली। नो एडिशनल चार्जेस सच एज लोकल लेवीज, ट्रांसपोर्टेशन, लोडिंग, अनलोडिंग चार्जेज एटसेट्रा सेल बी पेबल ओवर एंड अबव द कॉन्ट्रैक्ट प्राइस। मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उसके ऊपर आप लोकल लेवी नहीं ले सकते, ट्रांसपोर्टेशन नहीं लगा सकते, लोडिंग और अनलोडिंग चार्जेज है वो नहीं ले सकते, क्योंकि वहां पर रेट है फिक्स हो गई थी, यूनिफॉर्म यूनिट प्राइस है आपने दे दी थी। तो ये सब चीजें आप नहीं लगा सकते हैं। अगर आपको ऐसा करना था तो क्या करना था, पहले ही उनमें टेंडर में पहले ही आपको कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है उतनी देनी थी। ये सब चीजें बाद में आप ऐड नहीं कर सकते। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा ए ओनली। क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 159। फॉर विच टाइप ऑफ गुड्स कैन सेलर कोट ए यूनिट प्राइस इंक्लूडिंग जीएसटी अलोंग विद डिलीवरी चार्जेस?
किस प्रकार के सामान के लिए विक्रेता डिलीवरी शुल्क के साथ जीएसटी सहित एक इकाई मूल्य उद्धृत कर सकता है? सेलेक्टिव फ्रेट इंटेंसिव प्रोडक्ट्स, सोफिस्टिकेटेड प्रोडक्ट्स, और डी हो जाएगा टेक्निकल प्रोडक्ट्स। प्रकार के सामान के लिए विक्रेता डिलीवरी शुल्क के साथ में जीएसटी सहित एक इकाई मूल्य उद्धृत कर सकता है। तो सही उत्तर हमारा यहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा सेलेक्टेड फ्रेट इंटेंसिव प्रोडक्ट के लिए वो क्या कर सकता है, डिलीवरी शुल्क के साथ में जीएसटी लगा करके और एक इकाई मूल्य उद्धृत कर सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं जेम पर आधारित यानी कि गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर आधारित क्वेश्चन सीरीज मां केसर देवी सीरीज 8 का अंतिम क्वेश्चन 160। What does the seller need to include in the offered price on GEM? विक्रेता को जेम पर प्रस्तावित मूल्य में क्या शामिल करना होगा? इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग एंड अदर सर्विसेज, प्रॉफिट मार्जिन, ड्राइव, हिडन चार्जेस। विक्रेता को जेम पर प्रस्तावित मूल्य में क्या शामिल करना होगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा इंस्टॉलेशन और कमीशनिंग एंड अदर सर्विसेज अगर कोई है तो आपको वो ऑफर प्राइस में देनी होंगी। अलग से कोई प्राइस है आपको नहीं दी जाएगी, इससे पहले वाले क्वेश्चंस में देख चुके हैं। तो आपको इंस्टॉलेशन है, कमीशनिंग है, दूसरे चार्जेस है, ये ऑफर प्राइस में देने होंगे जेम पर। सही उत्तर हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा। इस तरीके से साथियों माकेसर देवी सीरीज 8 के अंतिम क्वेश्चन तक हम पहुंच चुके हैं। अभी तक हमने 160 क्वेश्चन कर लिए हैं। अगर आपने पहले वाले क्वेश्चंस नहीं देखे हैं तो जरूर देखिए, क्योंकि ये सभी क्वेश्चन से आपकी आगामी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे। साथियों अगर आप एस्पिरेंट हैं, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, एसी, डीसी, लाइब्रेरियन, ओएस, एसओ, एएसओ एंड अदर डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशंस, ये सभी क्वेश्चंस हैं राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली भर्ती परीक्षाओं जैसे एकलव्य मॉडल आवासीय स्कूल, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल एवं समस्त राज्य सरकार की शिक्षक भर्ती परीक्षाओं और दूसरी भर्ती परीक्षाओं के लिए उपयोगी हो सकते हैं। केसर देवी सीरीज है वो जेम पर आधारित क्वेश्चंस के लिए डेडिकेटेड है। अगर माँ केसर देवी सीरीज के क्वेश्चन आज आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच। आज माँ और साथियों देख लेते हैं माँ केसर देवी सीरीज। फॉर फॉर विच टाइप ऑफ गुड्स कैन सेलर क्वाइट ए जेम पर अनुबंध के किसी भी विरोधाभासी जेम पर उन सर्विस लेवल which which documents will be considered as part। यहाँ पर हम देख एल और एल